हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस में। मेरा नाम है सोनम चौहान। आई होप सो सब घर पर बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी और अपनी फैमिली की देखभाल कर रहे होंगे। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो स्पेशली जो पीजीटी एग्ज़ाम 2021 जो होने वाला है, जीआईसी लेक्चर या टीजीटी, जितने भी सिविक्स से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके पर्पज़ से कुछ प्रीवियस पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 2013 में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा जो 2013 में ली गई थी, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो 2013 के जो क्वेश्चंस आए थे, यानी कि उसके बाद से वो क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो चुके हैं। सो प्रीवियस पेपर को लेकर के आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो फटाफट से इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर देना है, क्योंकि सब्सक्राइब करने में सेकंड लगते हैं, 1 सेकंड का काम है, तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वोट देने का अधिकार एक सामाजिक अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है, या संवैधानिक अधिकार है, या विधिक अधिकार है। तो उसमें से कोई एक जो ऑप्शन है वो आपको इसमें से चूज़ करना है जो सही आंसर है। तो वोट देना यानी कि जो वोटिंग राइट्स है वो एक्चुअल में क्या एक हमें सोसाइटी द्वारा दिया गया राइट्स है, या हमारा जो इंडिविजुअल है, जो हमारा मतलब पर्सनल राइट्स के अंतर्गत आता है, या कॉन्स्टिट्यूशन राइट के अंतर्गत आता है, या लीगल राइट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो भारत का संविधान में यानी कि भारत के संविधान के द्वारा हमें वोटिंग राइट्स मिला हुआ है, तो ये संवैधानिक अधिकार है। तो भारतीय संविधान के देखिए आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकारी का पूरी तरीके से मतलब उसको एक्सप्लेन किया गया है, उसको डिफाइन किया गया है। 1988 में तारकुंडे समिति की रिपोर्ट पर 61वां संविधान संशोधन संसद द्वारा किया गया था, यानी कि 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पार्लियामेंट में रखा गया था वो कम्प्लीटली। और उसी के अकॉर्डिंग जो वोटिंग का जो मतलब जो उसकी एज थी वो 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। तो संवैधानिक अधिकार से तात्पर्य वह अधिकार होता है, देखिए जो हम बोलते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो वोटिंग राइट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो बेसिकली हम उसका जो मीनिंग्स ये होता है कि वो अधिकार जो संविधान लागू होते समय बनाया गया हो। तो जिस समय संविधान लागू हो रहा था उसी समय हमें वोटिंग राइट्स भी दिया गया था, तो इसलिए हम इसको एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभु सत्ता के एकत्ववाद सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया। जो प्रभु सत्ता है यानी कि जिसको हम सुवेजनरी बोलते हैं, जिसको संप्रभुता भी बोलते हैं, आपको बहुत सारे वर्ड में ये मिल जाएगा। कहीं प्रभु सत्ता लिखा होता है, कहीं संप्रभु लिखा होता है, कहीं प्रभुत्व संपन्न लिखा होता है। तो ऑप्शन ए ऑस्टिन है, फिर बी ऑक है, एक्विनस है, मैटलैंड है। तो इन चारों में से कोई सा एक ऑप्शन आपको सही निकालना है। तो फटाफट से अगर आप अभी तक मतलब ये सोच रहे हैं कि क्या है, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी लिख करके आप बता सकते हो कि इसका एक्चुअल में क्या मीनिंग्स है, या स्पेस के बारे में अगर और ज़्यादा नॉलेज रखते हो, आप जानते हो कि जिसने भी ये दिया है उसके बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेन करके बता सकते हो, तो वो भी मुझे कमेंट्स में लिख करके आप बता सकते हो। तो प्रभु सत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का जो प्रतिपादन है निम्नलिखित में से किसने किया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाता है, ऑस्टिन। और ऑस्टिन के बारे में जितने भी बच्चे जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जीआईसी पीजीटी टीजीटी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेसिकली वो इन थिंकर के बारे में, इन थॉट के बारे में वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में लिख करके बता सकते हैं ऑस्टिन के बारे में। तो यहाँ पे अगर मैं अपनी तरफ से बताऊँ, देखिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। यहाँ पे ऑस्टिन ने प्रभु सत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसके अकॉर्डिंग यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधारी आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है, यानी कि उसके ऊपर किसी हाई प्रोफाइल का जो मतलब जो अटेंशन होता है वो नहीं है, उसके ऊपर कोई अधिकारी काम ही नहीं कर रहा है, वो किसी भी समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन कराता है, तो उस समाज में वह उच्च सत्ताधारी व्यक्ति प्रभुत्व शक्ति संपन्न होता है। यानी कि वो व्यक्ति जिसके पास पहले से ही वो पावर है, लेकिन उसको दबाने के लिए कोई उसके ऊपर कोई भी ऐसी पावर्स है ही नहीं, वो बिल्कुल ऊपर से फ्री है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो प्रभुत्व शक्ति संपन्न वो आगे चल करके बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रभुता एक विशिष्टता है, उसकी स्पेशलिटी क्या होती है संप्रभुता की, जिसमें हम सुवेजनरी की बात करते हैं।
तो ऑप्शन ए जनता की, ऑप्शन बी राज्य की, फिर सी है सरकार की, या डी है संसद की। इन चारों में से कोई सा एक ऑप्शन है, फटाफट से मुझे कमेंट्स में लिख करके बता सकते हैं। इसको अगर अच्छी तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो एक्सप्लेन करके भी मुझे बता सकते हैं। सो यहाँ पे आंसर है बी राज्य की, क्योंकि संप्रभुता की जो स्पेशलिटी होती है वो स्टेट से रिलेट होती है, और स्टेट को हम यहाँ पे बात करते हैं पूरी कंट्री से। देखिए मैंने बहुत बार अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी मैं स्टूडेंट्स को बताती रहती हूँ कि जो स्टेट होता है, बेसिकली हम पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में स्टेट को पूरे कंट्री से बिलोंग करते हैं। हम स्टेट को महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या जितने भी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, इनसे हम डिफाइन नहीं करते। स्टेट का मतलब ये क्या होता है, राज्य का मतलब ही क्या होता है, पूरा देश। तो संप्रभुता राज्य का परम आवश्यक जो तत्व है वो माना जाता है, और इसके अभाव में, यानी कि अगर ये नहीं होगा तो हम राज्य की कल्पना ही नहीं कर सकते। आप इमेजिनेशन ही नहीं कर पाओगे कि एक स्टेट बिना सोवर्जिनिटी के आप खड़ा कर पाओगे। तो राज्य अपने इसी फीचर्स की वजह से जो मतलब सुप्रीम पे रहता है। सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे पॉपुलेशन है, टेरिटरी है और गवर्नमेंट है। इसके साथ साथ ही प्लस पॉइंट यहाँ पे सोवर्जिनिटी का हो जाता है, संप्रभुता का हो जाता है, क्योंकि बिना संप्रभुता के आप किसी भी स्टेट की कल्पना भी नहीं कर सकते। सोवर्जिनिटी ही एक ऐसी एलिमेंट्स, एक ऐसा तत्व है जो स्टेट को मतलब जब तक स्टेट बना रहेगा, जब तक इस धरती पर उस स्टेट का नाम है, उस स्टेट की नींव है, तब तक वो सोवर्जिनिटी बनी रहेगी। और वो सोवर्जिनिटी ही स्टेट के साथ ख़त्म होती है। सो सबसे सुप्रीम ये चीज़ मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक संप्रभुता के दर्शन को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था। पहला ऑप्शन है हॉब्स, दूसरा यहाँ पे लोक, फिर है रूसो और फिर मिल। तो इन चारों में से कौन सा सही है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाता है, रूसो। तो लोक संप्रभुता यानी कि जनता के लिए जो सोवर्जिनिटी होती है उसको सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे रूसो के द्वारा वो स्टार्ट किया गया था कि लोक प्रभुता का जो विचार है वो लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत माना जाता है। लोक का मतलब ही होता है पब्लिक से, और जहाँ हम पब्लिक को रिलेट कर देते हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी ऑटोमेटिकली ही आ जाती है। और ये जो धारणा है, जो आइडियोलॉजी है, इसके अकॉर्डिंग अंतिम प्रभु सत्ता जनता में ही निहित होती है। लोक प्रभुता का मतलब ही क्या होता है, जहाँ पे लास्ट में जो शक्ति होती है वो आम जनता के पास होती है, और इसी वजह से यहाँ पे लोक प्रभुता का मतलब यहाँ जनता की शक्ति से है, जनता की प्रभुता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सही व्याख्या करता है। यानी कि जब हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ स्टेट या स्टेट की उत्पत्ति कैसे हुई या स्टेट कैसे बना, तो उसका सही एक्सप्लेन कौन करता है। सबसे पहले है राज्य का देवी सिद्धांत, दूसरा यहाँ पे समझौता सिद्धांत जो हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं जिसमें, तीसरा है विकासवादी सिद्धांत, फिर फोर्थ है अपने सीमित रूप से उपयुक्त सभी, यानी कि इन सबसे मिलकर के किसी राज्य की उत्पत्ति हुई हो। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाता है विकासवादी सिद्धांत। वो क्यों, थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन करके बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो दैवी सिद्धांत है जिसको हम किसी डिवाइन थ्योरी बोलते हैं, फिर शक्ति का सिद्धांत है, पावर थ्योरी है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, एक पैतृक सिद्धांत है, एक मातृक सिद्धांत है। पैतृक में पिता को सबसे सर्वोच्च माना जाए, यानी कि वहाँ पे पुरुष को सर्वोच्च माना जाता है, मातृक में माता को सर्वोच्च माना जाता है स्टेट में। लेकिन राज्य की उत्पत्ति की जो व्याख्या है उसके रूप में जब हम बात करते हैं, किसी भी सिद्धांत को इनमें से स्वीकार नहीं किया जा सकता। गवर्नर के अनुसार वहाँ पे गवर्नर ने इसको थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है कि राज्य ना तो ईश्वर की सृष्टि है, यानी कि जो स्टेट है वो ना तो गॉड ने बनाया है, और ना ही वो सुप्रीम एक ऐसी चीज़ है शारीरिक बल का परिणाम है। अगर हम सुप्रीम उच्च कोटि के किसी भी शारीरिक बल का परिणाम नहीं बताया है कि ज़ोर ज़बरदस्ती से ये चीज़ें बनाई गई हैं, वो भी नहीं है, और न ही किसी प्रस्तावित समझौते की कृति है। तो यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा कन्फ्यूजन्स हो जाता है कि जब भी हमसे पूछा जाता है कि राज्य को कैसे बनाया गया था, क्या उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, या फिर वो पहले से ही राज्य थे, बाद में यहाँ पे पॉपुलेशन बनी, बाद में लोगों ने रहना इसमें स्टार्ट किया, या लोगों ने खुद अपनी इच्छा से राज्य को बनाया। वेरी कन्फ्यूजन्स टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रोवर्शियल जो डिबेट होती है वो काफ़ी हद तक कुछ आइडियोलॉजिकल, कुछ फिलोसफर को लेकर के यहाँ पे देखने को मिलती है। बट एग्जिस्ट क्या करता है, बट टॉपिक क्या है, बट पॉइंट क्या है, वो क्लियर आउट बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे इतना तो पता होना चाहिए कि इसमें दैवीय सिद्धांत है, और जो शक्ति का सिद्धांत है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, पैतृक है, मातृक सिद्धांत है, ये कहीं पर भी इसमें एग्जिस्ट नहीं करते कि इनकी वजह से राज्य को बनाया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं ये 2013 के जो एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी का उसमें ये पूछे जा चुके हैं, और ये कई बार 2013 के बाद जितने भी एग्जाम है लगातार ये क्वेश्चंस रिपीट बाय रिपीट नेट के एग्जाम में भी जीआईसी में भी काफ़ी बार पूछे जा रहे हैं। सो इसको लेकर के प्रीवियस जो पेपर है इसको लेकर के ही वीडियो लेक्चर मैंने बनाया ताकि आप लॉकडाउन में घर रह करके आप काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन अपनी कर सकें। क्योंकि देखिए हर एक एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है। क्लास के जो भी अगर हम 12th की बात करिए 10th की बात करिए, बीए यानी जो भी ग्रेजुएशन है अंडर ग्रेजुएट की जो एग्ज़ाम है यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम है बेसिकली वो पोस्टपोन हो सकते हैं। अगर 1% हम सोचें वो हो सकते हैं, बट इस तरह के जो एग्ज़ाम है जो आपकी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है वो भले ही पोस्टपोन होकर के एक्सटेंड होते रहे, भले ही वो अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, चाहे पूरे साल घूम करके किसी भी डेट पर वे हो, बट ये होंगे ज़रूर, ये पोस्टपोन नहीं हो सकते। क्योंकि हम पोस्टपोन का मतलब क्या है, पोस्टपोन में तो जो प्रमोट होते हैं, अगर हम यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात करें तो प्रमोट तो सारे ही जितने भी स्टूडेंट हैं वो अगली क्लास में चले जाएंगे, नेक्स्ट ईयर में चले जाएंगे, बट यहाँ पे जॉब सबको नहीं मिलेगी ना। तो ये तो एग्ज़ाम देखो होना ही होना है। तो आप घर पे रह करके आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इस समय आपके पास बहुत ही अच्छा टाइम है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार क्या राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक मानवकृत संस्था है, या राज्य प्राकृतिक आवश्यक संस्था है, या राज्य की प्राकृतिक स्वायत्तता है। तो इन चारों में से कोई सा एक ऑप्शन सही है, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाता है, राज्य एक मानवकृत संस्था है। तो यहाँ पे बताया है कि जो सामाजिक संविदा सिद्धांत यानी कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग राज्य को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि राज्य एक मानवकृत संस्था है। कहने का मतलब क्या है, राज्य का निर्माण किसने किया है, स्वयं मानव ने किया है। पहले राज्य नहीं था, पहले इंसान धरती पर आए, इंसान ने अपनी सुविधा के अनुसार राज्य रूपी संस्था को बनाया। तो यहाँ पे प्रॉपर रूप से बी ऑप्शन सही हो जाता है इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस हैं कि लोक ने सरकार और राज्य जैसे शब्दों में भ्रम उत्पन्न किया है, यानी कि इल्यूजन्स पैदा किया है। लोक का तो कहना है कि गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो इल्यूजन्स पैदा करते हैं। दूसरा है लोग गवर्नमेंट को स्टेट से ज़्यादा श्रेष्ठ मानता है, सुप्रीम मानता है, कि सरकार ही सुप्रीम है, स्टेट इज़ नॉट सुप्रीम। फिर लोक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है, यानी कि उनमें डिफरेंस बताया है। फोर्थ है इसमें कि लोक ने सरकार और राज्य में विभेद नहीं किया है। तो इन चारों में से लोक की जो आइडियोलॉजी है वो कौन सी सही है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाता है कि लोक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है। यानी कि लोक ने यहाँ पे जो अपनी आइडियोलॉजी को के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया है कि गवर्नमेंट अलग है और स्टेट अलग है, ये दोनों अपने अपने लेवल पर काम करते हैं, ये मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, बट ना तो ये किसी से श्रेष्ठ हो सकते हैं, ना ही सरकार राज्य से श्रेष्ठ हो सकता है, ना ही राज्य सरकार से श्रेष्ठ हो सकती है। तो इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चंस में ऑप्शन 3 सही हो जाता है। सो गाइज़ आई होप सो ये वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट लगेगा, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन देखे, क्वेश्चंस थोड़े हैं बट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछे गए हैं। ये थोड़े से कंक्लूजन्स वाले क्वेश्चंस हैं जो लगातार नेट के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, पीजीटी में भी पूछे जाते हैं। और तो अगर आपको मतलब प्रीवियस पेपर के आप उठा करके दे सकते हो, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, थ्योरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और इस तरह के जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस चीज़ को हम ज़्यादा इग्नोर करते हैं वो चीज़ें हमारे सामने आती है और हम उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस आई होप सो सबको हेल्प करेंगे, और इस तरह के मैं नेक्स्ट जो भी हमारे वीडियो लेक्चर होंगे पीजीटी एग्जाम को लेकर के या जितने भी यूजीसी नेट को लेकर के, वो सारे प्रीवियस पेपर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको लेकर के हम वीडियो लेक्चर लगातार आपके लिए बनाते रहेंगे, आपके लिए लाते रहेंगे। मुझे कमेंट्स में लिख करके आप ज़रूर बताना कि आप पीजीटी से रिलेटेड कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पीजीटी को फिल किया है, पीजीटी का फॉर्म भरा हुआ है, साथ साथ में वो यूजीसी की भी तैयारी कर रहे हैं, या उन्हें कौन कौन सी मतलब अगर बुक्स को लेकर भी कुछ कन्फ्यूजन्स है तो उसको लेकर भी हमने एक वीडियो प्रॉपर रूप से बनाई हुई है। उसमें मैंने प्रॉपर रूप से बताया हुआ है कि आप यूजीसी नेट के लिए आप कौन कौन सी बुक को एक तरीके से अपने लिए पसंद कर सकते हैं, कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है, वो भी हमने बनाई हुई है। उनका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाल दूँगी, वहाँ से जा करके आप चेकआउट कर सकते हो। आई होप सो आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। और इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।